हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान में जमा हो रहे कट्टरपंथी। दोस्तों, जाकिर नाइक के पीछे पीछे मलेशिया के प्रधानमंत्री भी पहुंचे पाकिस्तान। आखिर कट्टरपंथ की ऐसी गठजोड़ देखने को मिलने वाली है पाकिस्तान से। वाकई में ये वो वाला हिसाब है तू चल में आया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी जानकारी आपको। आखिर बिना बताए, बिना किसी जानकारी के कैसे मलेशियाई पीएम पहुंचे हैं पाकिस्तान, तो वही बताएंगे। जम्मू कश्मीर को मिल सकता है पहला हिंदू सीएम। दोस्तों, सरकार चाहे किसी की भी बनेंगे, बताएंगे किसने ये रिपोर्ट दी है, तो वही बताएंगे। जापान के हवाई अड्डे पर फटा द्वितीय विश्व युद्ध का अमेरिकी बम, मच गया हड़कंप, 80 उड़ानें रद्द। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ 2000 रुपए के नोट पर आया बहुत बड़ा अपडेट। आरबीआई ने दे दी नई जानकारी 2000 रुपए के नोट को लेकर। साथ ही नवरात्रि से पहले जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी अच्छी खबर, एक से एक बड़ी जानकारी बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में जमा हो रहे कट्टरपंथी। जाकिर नाइक के पीछे पीछे मलेशियाई पीएम भी पहुंचे। जी हां, तू चल में आया जैसा लग रहा है सिनेरियो। बता दे, पाकिस्तान में कट्टरपंथ का बढ़ता प्रभाव अब खुलकर सामने आ रहा है। जहां भगोड़े इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के बाद अब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अनवर इब्राहिम की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब जाकिर नाइक पाकिस्तान में उपदेश देने पहुंचा है। वहां उसे Z+ सुरक्षा दी गई है और उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान रेंजर्स की भी तैनाती की गई है। जाकिर नाइक भारत में विभिन्न अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से जुड़े मुकदमे जाकिर नाइक पर दर्ज हैं। भारत से भागने के बाद वो लंबे समय से मलेशिया में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान में उसके आने पर खास स्वागत किया गया और अब जाकिर नाइक के बाद मलेशियाई प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। दोस्तों, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भी कट्टरपंथी इस्लामी नेता माना जाता है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मलेशिया में एक हिंदू युवक को खुलेआम इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। अनवर इब्राहिम जाकिर नाइक के करीबी माने जाते हैं और मलेशिया में उनके साथ कई मौकों पर मंच साझा कर चुके हैं। हाल ही में भारत के दौरे के दौरान जब उनसे जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर सवाल किया गया तो उन्होंने सबूतों की कमी का हवाला दिया, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया के अनुसार मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की ये यात्रा व्यापार, ऊर्जा, कृषि, हलाल उद्योग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए की जा रही है। इस दौरान वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अनवर इब्राहिम के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान पहुंचा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बातचीत करेगा। दोस्तों, ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान कट्टरपंथियों का गठजोड़ बना रहा है। तो वही बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज ओपिनियन पोल, जम्मू कश्मीर को मिल सकता है पहला हिंदू सीएम, सरकार चाहे किसी की भी बने। बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने 3 चरणों में अपना जनादेश दर्ज किया है। मंगलवार को तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग संपन्न हुई। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तीसरे चरण में मंगलवार को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 66.56% वोटिंग हुई। तीसरे फेज में वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे फेज से ज्यादा रहने का सीधा मतलब कुछ निकलता है, जिससे समझना होगा पहले फेज में 61.38% और दूसरे फेज में 57.31% मतदान हुआ था। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि जम्मू रीजन में जमकर वोटिंग हुई है। इस तरह इस बार जम्मू कश्मीर में जो माहौल बन रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले इस केंद्र शासित प्रदेश को हिंदू सीएम मिल सकता है। कई कारण और भी हैं जो इशारा करते हैं कि सरकार किसी की भी बने, इस बार जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू सीएम मिल ही सकता है। भारतीय गणतंत्र में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक और राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक का पद देश का कोई भी नागरिक हासिल कर सकता है। संविधान में इस बात की गारंटी दी हुई है। यही कारण है कि देश में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर 2 बार देश के अल्पसंख्यक बोले तो मुस्लिम हासिल कर चुके हैं। देश के कई राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्या में होने के बावजूद सीएम बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या आप हमारी इस बात से एग्री करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को मिल सकता है पहला हिंदू सीएम? देखते दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, तो वही बता दें। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जापान के हवाई अड्डे पर फटा द्वितीय विश्व युद्ध का अमेरिकी बम, मच गया हड़कंप। जी हाँ, 80 उड़ानें कर दी गई रद्द। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय बोले तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय का एक अमेरिकी बम अचानक जापानी हवाई अड्डे पर फट गया। ये बम इस एयरपोर्ट में दफन था, लेकिन बुधवार को उसमें विस्फोट हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। ब्लास्ट से टैक्सीवे में बड़ा गड्ढा हो गया और 80 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जापानी अधिकारियों ने ये जानकारी दी। भूमि एवं परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी जापान के मियाजाकी हवाई अड्डे पर जब बम विस्फोट हुआ तब वहां कोई विमान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि आत्मरक्षा बलों और पुलिस द्वारा की गई जांच से पुष्टि हुई है कि विस्फोट
200 पाउंड के अमेरिकी बम से हुआ था और अब कोई खतरा नहीं है। वे ये पता लगा रहे हैं कि अचानक विस्फोट किस वजह से हुआ। पास के एक एविएशन स्कूल द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में विस्फोट से डामर के टुकड़े हवाई में फव्वारे की तरह उछलते हुए दिखाई दिए। वहीं बता दें सबसे बड़ी खबर, ईरानी हमले के बीच इजरायली सेना में मच गया हाहाकार। लेबनान में हिजबुल्लाह ने मार डाले कैप्टन समेत 8 जवान। दोस्तों, इजराइल इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। मंगलवार रात को ईरान ने घंटे भर में पूरे इजराइल पर 200 से भी ज्यादा मिसाइलें दागकर सीधे युद्ध का आगाज कर दिया। इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खा ली है। ईरानी हमले से इजराइल अभी उबरा भी नहीं था। लेबनान में उसे हिजबुल्लाह ने तगड़ी चोट दे दी। जमीनी लड़ाई में इजराइल के 22 वर्षीय कैप्टन समेत 8 सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार डाला। इजरायली सेना ने भी अपने जवानों की मौत की पुष्टि कर दी है। लेबनान में चल रही भीषण लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर बमों से हमला किया है। इससे आईडीएफ में हाहाकार मच गया। हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य रणनीति से आईडीएफ को पछाड़ने के भी दावे किए हैं। दोस्तों, ऐसे में जब ये खबर इजरायली पीएम नेतन्याहू को पता चली तो उन्होंने उन 8 जवानों को श्रद्धांजलि दी। नेतन्याहू ने कहा कि मैं अपने दिल की गहराइयों से उन परिवारों को संवेदनाएं भेजता हूं जिन्होंने आज लेबनान में अपने वीरों को खोया। ईश्वर उनके बलिदान को आशीर्वाद दे, उनकी यादें सदा जिंदा रहे। हम ईरान के खिलाफ एक कठिन युद्ध में हैं जो हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम एक साथ खड़े रहेंगे और ईश्वर की मदद से हम एक होकर विजय हासिल करेंगे। दोस्तों, ये कहना था नेतन्याहू का। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल की मदद से पीछे हटे जो बाइडेन, कहा तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। जी हां, अमेरिका ने ईरान से युद्ध में उलझे इजराइल को सबसे बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में उसकी न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के हमले का कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। वो ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ाना चाहता है, मगर ये सूचना मिलने के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करने से अपना कदम पीछे खींच लिया है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ईरान के परमाणु स्थल को निशाना बना सकता है। मगर अब जो बाइडेन ने इजराइल को पहले ही साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। जो बाइडेन के इस ऐलान से इजराइल का हौसला मंद तो जरूर पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों क्या इजराइल ऐसा करने से रुक पाएगा या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो दोस्तों अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है G7 के देश। ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद G7 देशों ने तनाव कम करने के लिए बुधवार को आपात बैठक बुलाई। बातचीत के दौरान G7 के नेताओं ने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की कड़ी निंदा की। G7 में शामिल नेता ईरान के नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। उधर बदले की आग में जल रहे इजराइल को भी अमेरिका ने सख्त संदेश दे दिया है। अब ऐसे में हर तरीके से गिरने की नौबत से जूझता दिखाई दे रहा है इजराइल। दोस्तों वहीं बता दें, ईरान इजराइल हमलों से दुनिया में बढ़ा तनाव। कई एयरलाइंस ने उड़ानों पर लगा दी ब्रेक। एयर इंडिया की स्थिति पर पैनी नजर। जी हां, इस हमले के बाद कई एयरलाइंस कंपनियों ने इजराइल और लेबनान के लिए अपनी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। इस बीच एयर इंडिया मध्य पूर्व में स्थिति पर पैनी नजर रख रही है। एयर इंडिया ने बुधवार को घोषणा किया कि वो स्थिति की बारीकी से निगरानी करते हुए अपने नेटवर्क में संभावित सुरक्षा या सुरक्षा जोखिमों के लिए अपनी उड़ानों का दैनिक मूल्यांकन कर रही है। हमारी सभी उड़ानों का दैनिक मूल्यांकन किसी भी संभावित सुरक्षा या सुरक्षा जोखिम के लिए किया जाता है, चाहे वो मध्यपुर में हो या हमारे रूट नेटवर्क के किसी अन्य हिस्से में। तो वहीं बता दें, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर क्यों लगाया प्रतिबंध? कहा देश में घुसने नहीं देंगे इस यूनाइटेड नेशन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस को। जी हां, कह दिया है कि वो अवांछित व्यक्ति हैं। दरअसल इजराइल ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अवांछित घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करने में विफल रहने पर उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने बुधवार दोपहर को घोषणा की है कि आज मैंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल में अवांछित घोषित कर दिया और उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनको बैन कर दिया है। हमने इजराइल में जो कोई भी ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए जघन्य हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया है। वो इजराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार भी नहीं है। जी हाँ, ये साफ और क्लियर मैसेज है दोस्तों इजराइल का। तो वहीं बता दें, रूसी और चीनी युद्धपोतों की इंडो पैसिफिक में संयुक्त गश्त, इन देशों की बढ़ी टेंशन। भारत का क्या होगा आपको बता दें, रूस और चीन के युद्धपोतों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त गश्त शुरू कर दी है। ये गश्त संयुक्त सेना अभ्यास खत्म होने के बाद शुरू की गई है। इस गश्त में रूस के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका का पश्चिमी किनारा और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक का इलाका शामिल है। रूस और चीन के इस ऐलान से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ गई है। रशिया और चीन के संयुक्त गश्त से सबसे अधिक टेंशन जापान, ताइवान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया को होने वाली है। इस इलाके में भारतीय नौसेना भी अपने युद्धपोतों को भेजती रहती है। दोस्तों आपको बता दें, रूस चीन संयुक्त गश्त भारत के लिए कैसा रहने वाला है। दरअसल रूस और चीनी नौसेनाओं का साथ आना भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। भारतीय नौसेना के 60% से ज्यादा उपकरण रूसी मूल के हैं। ऐसे में इस तरह के संयुक्त अभ्यास और गश्त से चीनी नौसेना को रूसी हथियारों, युद्धपोतों और
दूसरे उपकरणों की बारीकियां और क्षमता का अंदाजा लग सकता है। इससे वो बाद में भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। भारतीय नौसेना के लिए चीन को सरप्राइज फैक्टर भी खत्म हो सकता है। दोस्तों वही बता दें, बिजली निर्यात पर त्रिपक्षीय समझौता होगा आज। भारत की ट्रांसमिशन लाइन यूज करेंगे नेपाल बांग्लादेश। दरअसल नेपाल और भारत बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए बृहस्पतिवार को लंबे समय से प्रतीक्षित त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। पहले यह समझौता 28 जुलाई के लिए निर्धारित था, जिसे राजनीतिक उथल पुथल और बांग्लादेश में सरकार बदलने के कारण स्थगित कर दिया गया था। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के प्रवक्ता चंदन कुमार घोष ने बुधवार को बताया कि समझौते में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, भारत की एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड शामिल होंगे। समझौते की शर्तों के तहत एनईए को प्रति यूनिट 6.40 अमेरिकी सेंट बिजली मिलेगी। भारतीय पक्ष इस सौदे में शामिल हैं, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश अपने क्षेत्र में बिजली वितरित करने के लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करेंगे। दोस्तों वही बता दें, नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फूट डाल रहे हैं इमरान खान, आक्रमणकारियों की तरह कर रहे हैं व्यवहार। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान पर आरोप लगाया कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों के लोगों के बीच फूट डालने का आरोप लगाया। इमरान खान बीते 1 साल से ज्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। लाहौर में समारोह को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बीच संघर्ष को भड़काना चाहते हैं। आप उन आक्रमणकारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो प्राचीन काल में पंजाब पर हमला करते थे। आपको लोगों को उकसाने के बजाय उनकी सेवा करने पर फोकस करना चाहिए। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ ने इमरान खान पर यह आरोप लगाया कि वो अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। तो वहीं बता दें, इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी। इमरान खान की पीटीआई रैली से पहले रेड जोन सील। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की ओर से प्रस्तावित विरोध रैली से पहले इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया गया है। ये रैली पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई और न्यायपालिका के समर्थन में आयोजित की जा रही है। इमरान खान जो फिलहाल जेल में हैं, उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद के डी चौक पर शुक्रवार को इकट्ठा होने का आह्वान किया है। इस्लामाबाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रेड जोन के चारों ओर कड़े इंतजाम किए हैं। रेड जोन तक जाने वाले रास्तों पर शिपिंग कंटेनर रखकर सड़कें बंद कर दी गई हैं। दोस्तों वही बता दें, नेपाल से आ रही एक बड़ी और बुरी खबर। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बिहार को अभी नहीं मिलने वाली है राहत। दोस्तों नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद बिहार के नदी नाले उफान पर है। कोसी, गंडक और गंगा नदी में बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। दरभंगा से लेकर सहरसा जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। इसी बीच बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बिहार को अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल में एक बार आने वाले दिनों में फिर से भारी बारिश और लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह दी गई है। नेपाल सरकार ने बुधवार को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया, क्योंकि मौसम पूर्वानुमान में गुरुवार तक कोसी और बागमती प्रांतों के साथ साथ काठमांडू घाटी में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। दोस्तों वहीं बता दें, भारत भी 3 सुपर पावर में एक होगा। जी हां, पूर्व ब्रिटिश पीएम ब्लेयर की बड़ी भविष्यवाणी, कहा 2050 तक अलग होगी दुनिया की तस्वीर। बता दें, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का मानना है कि 2050 तक अमेरिका के अलावा भारत और चीन भी विश्व की सुपर पावर महाशक्ति बन जाएंगे। ब्लेयर का कहना है कि चीन, भारत और अमेरिका के महाशक्ति के रूप में उभरने से एक जटिल विश्व व्यवस्था तैयार हो जाएगी। इससे पार पाने के लिए वैश्विक नेताओं को तैयार रहना होगा। द स्ट्रेट्स टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में 71 वर्षीय अनुभवी राजनेता ने भारत के सुपर पावर बनने को लेकर यह भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि विश्व आने वाले वक्त में अलग तरह से बदलने वाला है और सभी देशों को इन 3 देशों यानी चीन, अमेरिका और भारत की बनाई बहुध्रुवीय दुनिया के हिसाब से ढलने की जरूरत पड़ेगी। वहीं बता दें, ईरान इजराइल दोनों से बेहतर संबंध अगर छिड़ गई इन दोनों के बीच जंग, तो भारत पर क्या पड़ेगा इसका असर आपको बता दें। जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया, ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ईरान पर पलटवार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में संघर्ष तेजी से बढ़ेगा और क्षेत्रीय भू राजनीति में खलबली मचेगी, बल्कि दोनों देश सीधे सीधे युद्ध में उतर जाएंगे, जिसका भारत समेत पूरी दुनिया पर गहरा असर पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर दोनों देश युद्ध में उलझते हैं तो इसका असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों देशों से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। वहीं आपको बता दें, साउथ कोरिया की नई यूनमू वी मास्टर मिसाइल 9 टन परमाणु हथियार ले जाने में है ये सक्षम। क्या है इसकी ताकत बता दें, दक्षिण कोरिया ने ऐसी मिसाइल पेश की है जिसमें दुनिया का सबसे भारी हथियार लगा सकते हैं। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 9000 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी पारंपरिक या परमाणु हथियार। यूनमू 5 मिसाइल को 1 अक्टूबर 2024 को पेश किया गया। यह मिसाइल एक खतरनाक बंकर बस्टर भी है, यानी जिस तरह
तरह की मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए किया, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, कई गुना बड़ी और भयानक तबाही मचाने वाली इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी बुलाया जा रहा है। 36 टन वजनी ये मिसाइल टारगेट पर गिरने से पहले एक्सोस्फेयर यानी वायुमंडल के बाहर जाती है। ये वहीं बता दें, नाव पलटने के बाद से नाइजीरिया के 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता, अधिकांश महिलाएं और बच्चे डूबे, जी हाँ डूबे, या फिर आप यूं कह सकते हैं अभी तक नहीं मिले हैं। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में नाव पलटने के बाद से 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल है। ये नाव इन लोगों को एक इस्लामी त्योहार से वापस लेकर आ रही थी। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। एसोसिएटेड प्रेस ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि नाव में करीब 300 लोग सवार थे, जबकि इसकी क्षमता 100 यात्रियों की ही थी। वहीं बता दें, अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए वीजा पाना कैसे हुआ आसान, इस साल 12 लाख कर चुके हैं यात्रा। जी हाँ, अमेरिका जाने के लिए सपना देख रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय यात्रियों के लिए 2.5 लाख अतिरिक्त वीजा स्लॉट्स जारी करने का ऐलान किया है। इस अहम फैसले से भारतीय नागरिकों को घूमने फिरने, नौकरी करने और पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने में आसानी होगी। अमेरिकी मिशन ने कहा है कि ये नए स्लॉट्स भारतीय कैंडिडेट्स को समय पर इंटरव्यू देने में मदद करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, मेरे दोस्त नेतन्याहू, मैं शांति की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने इजराइल को भेजी रोश हसाना की शुभकामनाएं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यहूदी नववर्ष रोश हसाना के मौके पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू और इजराइल की जनता के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। सोशल मीडिया पर अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने यहूदी धर्म की प्राचीन भाषा हिब्रू और अंग्रेजी में संदेश लिखा। मोदी ने लिखा कि यहूदी नववर्ष रोश हसाना के अवसर पर मेरे दोस्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जनता को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इजराइल के सभी लोगों के लिए अशांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उतारे सिद्धारमैया के जूते, हाथ में था तिरंगा, अब माफी की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा हाथ में तिरंगा लिए हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पैरों से जूते उतारने का कथित वीडियो सामने आया है। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.वाई. विजेंद्र ने बुधवार को सिद्धारमैया और सत्तारूढ़ पार्टी से देश और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए लोगों से माफी मांगने को कहा। यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वीडियो में पार्टी कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जूते उतार रहा था, तब मौके पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति को पार्टी कार्यकर्ता के हाथों से झंडा लेते हुए देखा गया। ये कथित वीडियो एक्स पर साझा करते हुए विजेंद्र ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर भारत आज विश्व में अग्रणी राष्ट्र है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रभक्ति, ये सब कांग्रेस के लिए हमेशा निरर्थक रहे हैं, यूजलेस रहे हैं। जी हाँ, विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेसियों ने गांधी जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज को गुलामी के प्रतीक के रूप में पेश किया और मुख्यमंत्री ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं जताई। ये राष्ट्र और राष्ट्र ध्वज का अपमान है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस को तुरंत देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर अवश्य बताइएगा। तो वही बता दें, जिस विशेष राज्य के दर्जे की लंबे समय से टकटकी लगाए बैठा है बिहार, उस पर पीके का आया सबसे बड़ा बयान। क्या बोला इन्होंने, बता दें, जो बिहार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जा पाने के लिए टकटकी लगाए बैठा है, उससे लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को गांधी जयंती पर आधिकारिक तौर पर जन स्वराज पार्टी लॉन्च करने के बाद पीके ने साफ कर दिया कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। वो दिल्ली यानी केंद्र सरकार के संदर्भ में की मेहरबानी नहीं चाहते हैं। वे लोग अपना रास्ता खुद बना लेंगे। बिहार में बहुत हुनर है और बिहारी दिल्ली की मदद करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा नया बिहार बनाएंगे कि बिहार पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। यहाँ बाबा साहेब को मानने वाले भी लोग यहाँ हैं, बीजेपी को मानने वाले लोग भी यहाँ आए हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि विचारधारा आपकी क्या है। मेरी विचारधारा मानवता है। ऐसे में ऐसा ज्ञान दिया है दोस्तों प्रशांत किशोर ने। इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं बता दें, ऐसी हरकतों से नहीं होगी सनातन की रक्षा। जी हाँ, प्रसाद में चर्बी के बाद तिरुपति के सांसद ने उठाया शराब का मुद्दा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद बोले तो लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री पवन ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन करने की मांग की थी। लेकिन अब तिरुपति से वाईएसआर कांग्रेस एम गुरुमूर्ति ने शराब का मुद्दा उठाया है और कहा है कि तिरुपति जेल में 227 शराब की दुकानें आवंटित की गई हैं। इसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें किसी भी हालत में सनातन धर्म की रक्षा का हिस्सा नहीं होंगी। तिरुपति से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम गुरुमूर्ति ने एक्स पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण सनातन धर्म के रक्षक होने का दावा करते हैं। ये बहुत दुखद है कि 227 शराब की दुकानें तिरुपति जिले को आवंटित की गई है, ये जो राज्य में सबसे अधिक है। हम दृढ़ता से इसकी निंदा करते हैं। ऐसी हरकतें किसी भी हालत में सनातन धर्म की रक्षा का हिस्सा नहीं होंगी। तिरुपति की जनता सब कुछ बारीकी से देख रही है। वही बता दें, सुप्रीम कोर्ट में फिर पवार वर्सेस पवार, इस बार किस बात पर तकरार, बता दें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की सियासी लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने पार्टी
का चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अजित पवार गुट को घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। दोस्तों वही बता दें, राजीव गांधी के नाम वाली 2 योजनाओं के नाम बदल दिए, साय सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पिछली सरकार में चल रही 2 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम वाली 2 योजनाओं का नाम बदल दिया गया है। राज्य में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की इन दोनों योजनाओं का नाम बदलकर जनसंघ के दिवंगत नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ नागरीय अधोर संरचना विकास निधि से संचालित 2 योजनाओं का नाम बदला गया है। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें 2000 के नोट पर आया सबसे बड़ा अपडेट। आरबीआई ने दे दी जानकारी। बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि 2000 रुपए के 98% नोट बैंक में वापस आ चुके हैं, जबकि अभी भी 7117 करोड़ रुपए के नोट लोगों के पास बचे हुए हैं। अक्टूबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार नोटों की वापसी की रफ्तार धीमी हो गई है। 19 मई 2023 को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट वापस लेने का निर्णय लिया गया था। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक नोट जमा करने की समय सीमा थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ा दिया गया। 2000 रुपए के नोट अब सिर्फ आरबीआई की 19 क्षेत्रीय शाखाओं और डाकघरों में जमा कराए जा सकते हैं। 3,56,000 करोड़ रुपए के नोट थे, साथ ही 7,000 करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ये खबर थी। तो वहीं आपको बता दें, नवरात्रि से पहले जनधन खाता धारकों के खाते में 2000 आने शुरू। आपको बता दें, यदि आपके पास जनधन खाता उपलब्ध है या फिर आप जनधन खाता खोलने का विचार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी खाता धारकों को 2000 रुपए का नया पेमेंट दिया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 28 अगस्त 2024 के सभी नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है हर व्यक्ति के बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करवाना, साथ ही गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है और देश में वित्तीय साक्षरता में बढ़ोतरी करने के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। वहीं बता दें, बिगड़ने लगी है दिल्ली की हवा। राजधानी में हर दिन बढ़ रहा है प्रदूषण। AQI बढ़ाने में 60% हिस्सेदारी पड़ोसी राज्यों की है। जी हां, मानसून के अलविदा होने के साथ ही दिल्ली पर पड़ोसी राज्यों के प्रदूषण का दबाव बढ़ गया है। इससे राजधानी की हवा का मिजाज बिगड़ने वाला है। इसमें करीब 60% की हिस्सेदारी हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों की है, जबकि करीब 40% प्रदूषण का स्रोत दिल्ली का अपना है। दिलचस्प ये है कि हवा के बदले रुख से कभी यूपी का पलड़ा भारी रहता है तो कभी हरियाणा का। इस मामले में अक्टूबर के पहले 2 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण फैलाने का बड़ा स्रोत हरियाणा रहा है। शुक्रवार तक हरियाणा के सबसे ज्यादा प्रदूषक राजधानी में पहुंचने का पूर्वानुमान है। इसी बीच दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता है अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।